यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, बोले ये फैसला 12 को लिया गया कि जेड़े टोल प्लाजे अजय नहीं बंद हुए पंजाब में, सारों को बंद कर दिया जाएगा 12 तारीख को। मोदी जी ने साडी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख नू मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे, पंजाब से, उत्तराखंड से और दूसरी जगह से लोग जो इन धरनों में आ रहे हैं उनको रास्ते में हैरास किया जा रहा है। रामपुर में उत्तराखंड से आते हुए कुछ ट्रैक्टर, ट्रॉली और छोटी गाड़ियों को रोका गया है। पंजाब की गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया गया है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और आस करते हैं कि डिमांड करते हैं कि ये हैरासमेंट लोगों की बंद की जाए। किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसान आंदोलन में आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी होने के बयान अभी तक आए जा रहे हैं। इस साल जनवरी में ठीक यही हो रहा था, जब लाखों लोग नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी के नेता, मंत्री, प्रवक्ता, कार्यकर्ता गोली मारने के नारे लगाने लगे और पाकिस्तानी और गद्दार बताने लगे। गोदी मीडिया के स्टूडियो में घंटों चलने वाले डिबेट के दम पर इन नारों के सहारे टीवी देखने वाले मिडिल क्लास इंडिया के बीच एक सहमति बना दी गई और उसकी आड़ में आंदोलन को कुचल दिया गया। आंदोलन में शामिल लोगों पर ही दंगों के आरोप में आतंक विरोधी धाराएं, यूएपीए की धाराएं लगा दी गईं। फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहता हूं। फ्लैशबैक के बगैर न तो फ्यूचर दिखता है, न प्रेजेंट समझ में आता है। आप वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा के भाषणों के अंश को सुनिए फ्लैशबैक में। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। क्या ऐसा ही कुछ इस बार हो रहा है, होने जा रहा है? एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह किसानों से बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी राव साहब दानवे पाटिल का बयान आता है कि यह किसानों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इसी तरह का बयान हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी दे चुके हैं। यह आंदोलन समजा शेतकऱ्याचं आंदोलन नहीं है, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा, पाकिस्तानचा हात है। किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। गोदी मीडिया से मंत्री, मंत्री से प्रवक्ता, प्रवक्ता से आईटी सेल, आईटी सेल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आप जो सुनेंगे वही देखेंगे और वही पढ़ेंगे। किसान आंदोलन और उनकी मांगों का जितना कवरेज नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा इन बातों का हो रहा है। इस तरह से आपको एक समानांतर यथार्थ लोक तैयार करके दिया जाता है, जिसकी एंट्री तो फ्री है मगर बाहर निकलने का रास्ता बंद है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान की दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निंदा की है। एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया राव साहब दानवे ने, जो कि केंद्र के एक वजीर हैं, मिनिस्टर हैं। ये कह देना कि किसान जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान और चीन जो है वो किसान से प्रोटेस्ट करा रहा है, ये किसानों की भी तौहीन है, देश के अन्नदाता की तौहीन है। ये देश के अन्नदाता को जो एंटी नेशनल पेंट करने की कोशिश की जा रही है, ये बार बार सरकार के मंत्री, सरकार के स्पोक्सपर्सन आकर इस
प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है। गोदी मीडिया के पत्रकारों और ऐसे बयान देने वाले नेताओं को जब भूख लगती होगी तो वे रोटी किसकी खाते होंगे, आटे की या चांदी की? अब हम आपको एक किसान संगठन के बारे में बताना चाहते हैं। अगर गोदी मीडिया ने किसान आंदोलन में आए संगठनों का इतिहास जानने का प्रयास किया होता तो पता चलता कि पंजाब के किसान संगठन कितने अलग हैं, खेती किसानी को लेकर उनकी समझ धरातल से कितनी जुड़ी हुई है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त बहुत सी तस्वीरें आ जा रही हैं। मैं भी नहीं जानता था कि ये कौन लोग हैं, आप भी नहीं जानते होंगे। जब जाना तो पता चला कि ये सिर्फ चेहरे नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने खालिस्तान का विरोध करते हुए अपनी जान दे दी, जिन्हें खालिस्तानियों ने मार दिया। गोदी मीडिया ने अपने स्टूडियो के आरामगाह से इन्हें कितनी आसानी से खालिस्तानी कह दिया। ये सभी तस्वीरें पंजाब के एक संगठन कीर्ति किसान यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं की है। इस संगठन के तीन अध्यक्ष खालिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मार्च 1988 में जयमल सिंह पड्डा, मई 1990 में सरबजीत सिंह भिट्टेबड़, नवंबर 1992 में ज्ञान सिंह की खालिस्तानियों ने हत्या कर दी थी। इसके अलावा दर्जन भर कार्यकर्ता भी इस यूनियन के खालिस्तानियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। कीर्ति किसान यूनियन ने खालिस्तान का ही नहीं, स्टेट के आतंकवाद का भी विरोध किया है। आतंकवाद के दौर में पंजाब पुलिस की गोली से कई निर्दोष आतंकवादी बताकर मार दिए गए तो उसका भी विरोध किया। यही नहीं, कीर्ति किसान यूनियन हर तरह की सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती का विरोध करता है। सिख सांप्रदायिकता का भी विरोध करता है। मानता है कि धर्म का स्थान व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं है। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपके सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दी है तो कीर्ति किसान यूनियन के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी को सुनिए। एक जानकारी और, आपने अवतार सिंह पाश का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, मैं दिखा दे रहा हूं। अभी इंटरनेट पर सर्च करें तो उनकी कविता सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, ये निकालकर पढ़िए। पाश की हत्या के बाद खालिस्तानियों ने चुनौती दी कि इनकी जमीन कोई नहीं जोतेगा। कीर्ति किसान संगठन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पाश की जमीन पर खेती की। खालिस्तानियों ने पाश की हत्या कर दी थी। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि किसी को शर्म आ जाएगी, उन्हें शर्म फिर भी नहीं आएगी। सत्ता होती है साथ में तो शर्म आती नहीं है। असल में बीजेपी गवर्नमेंट जो आईटी सेल है लगातार हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए कि जब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई, हिस्ट्री में हम समझते हैं कि उसके बाद ये पहली बार है कि इतना व्यापक आंदोलन जिसमें धर्म, जात, भाषा, क्षेत्र सभी चीज़ें पीछे छूट गई हैं। पंजाब वर्सेस हरियाणा की जो लोग पॉलिटिक्स करते रहे वो लोग भी अब जब हरियाणा वाले ये बोलते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, जो उसकी तरफ उंगली उठाएगा उसका हाथ काट देंगे, तो इसको कैसे वो बोल सकते हैं? वो कहते हैं कि ये खालिस्तानी है। इसमें जो बिहार का किसान है, जो राजस्थान का किसान है, जो हरियाणा का किसान है, जो यूपी का किसान है, जो आंध्रा का किसान है, सभी किसान यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार पहुँच रहे हैं। तो इस तरह का झूठ फैलाकर वो कुछ भी नहीं गेन कर सकते। कीर्ति किसान यूनियन के राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला सबसे कम उम्र के किसान नेता हैं। सरकार से बातचीत करने गए किसान नेताओं में सबसे कम उम्र के। कानून की पढ़ाई करने वाले राजेंद्र सिंह की उम्र 37 साल की है। उनका संगठन किसान आंदोलनों में युवाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान देता है। कीर्ति किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1973 में यह संगठन वजूद में आया। मालवा से शुरू होकर दोआबा और माझा में फैल गया। यह संगठन छोटे किसानों की लड़ाई लड़ता है। इनके उपाध्यक्ष ने कहा है कि हम 10 एकड़ से अधिक के मालिक किसानों की बात नहीं करते, उनकी कर्ज माफी की बात नहीं करते। हमारे सारे सदस्य 10 एकड़ से कम जमीन वाले हैं। आंदोलन से पहले इसके सदस्यों की संख्या 30,000 थी, लेकिन आंदोलन के दौरान नए नए लोग इससे जुड़ने लगे हैं। जिस गांव में 10 सदस्य हुआ करते थे वहां अब 100 हो गए हैं। सदस्यता के लिए साल की फीस 10 रुपए है। राज्य के स्तर पर 11 सदस्यों की कमेटी संगठन चलाती है।
13 जिलों में कीर्ति किसान यूनियन दखल रखता है। मुक्तसर और मोगा में महिला विंग भी है, जिससे 700 से 1000 महिलाएं जुड़ी हैं। किसान संगठन में अक्सर बूढ़े होते हैं, इस धारणा को तोड़ने के लिए यूथ विंग बनाया गया। 8 जिलों में इसका यूथ विंग काम करता है। इस तरह का संगठन यूपी बिहार में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इन संगठनों के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि किसान आंदोलन और किसान संगठन के बीच क्या रिश्ता है। इन संगठनों ने क्या तैयारी की आंदोलन के लिए। कीर्ति किसान यूनियन के राजेंद्र सिंह ने बताया कि ब्लॉक से लेकर जिला स्तर के 100 कार्यकर्ताओं का चुनाव किया गया जो अच्छा बोलते थे। उन्हें 2 दिन तक लगातार कानून के बारे में ट्रेनिंग दी गई ताकि वापस गांवों में जाकर इसके बारे में समझा सकें। बहुत से कार्यकर्ता तो 2 महीने से घर तक नहीं गए हैं। जब पंजाब के गांवों में मशाल जुलूस से लेकर अलग अलग तरह के प्रदर्शन हो रहे थे, तब गोदी मीडिया आपको रात दिन 3.5 महीने सुशांत सिंह राजपूत के बहाने फर्जी न्यूज और डिबेट दिखा रहा था। कीर्ति किसान यूनियन को समझने के लिए इनकी मांगों पर भी गौर कीजिए। जैसा कि यह संगठन छोटे किसानों की बात करता है, तो इसका एक सुझाव भी है। छोटे किसानों के खेत बिखरे होते, इससे लागत बढ़ जाती है। अगर 3 एकड़ वाले 100 किसानों के खेत एक जगह कर दिए जाएं और सरकार सिंचाई की व्यवस्था कर दे तो इनकी खेती की लागत कम हो जाएगी। ट्यूबवेल लगाने का 2.5 लाख रुपया बच जाएगा और इतना ही कर्जा कम हो जाएगा। यह संगठन 10 एकड़ से कम की जमीन वाले किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग करता है, बिना ब्याज के कर्ज की बात करता है। शरद शर्मा ने इनके नेता राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला से बात की। कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है ये बड़े किसानों का है। क्या आपका संगठन बड़े किसानों का है? और मतलब थोड़ा अंदाजे बताइए कि कितनी जमीन वाले किसान आपके संगठन में हैं? देखिए, हमारे संगठन में सभी तरह के किसान हैं, लेकिन हम छोटे और दरमियाने किसानों का संगठन है। ये हमारे डिमांड चार्टर से बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि पंजाब में जब कर्जा माफ़ी की बात चलती है तो हम डिमांड करते हैं कि जो 10 एकड़ तक का किसान है उसका लोन जो वेवर होना चाहिए। अच्छा। उससे ज़्यादा वाला का नहीं होना चाहिए। बहुत सारी किसान यूनियन है, वो कहती है कि सारे किसानों का सारा कर्जा माफ़ हो। हम इस तरह की डिमांड नहीं करती है। दूसरी, हम कहते हैं कि जो गाँव में हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसमें जो खेती की मशीनरी है वो प्रोवाइड कराई जाए, ताकि जो छोटा और दरमियाना किसान है, जो पंजाब में आप कर्जे की अगर स्टडी करें कि कर्जे का कारण एक तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्रीकल्चर मॉडल है वो है। दूसरा जो बेलोड़ी मशीनरी है वो है कि पंजाब में इतने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं, इतनी ज़्यादा मशीनरी है, वो किसान ने अगर खेती करनी है तो उसको मशीन तो उसको ट्रैक्टर तो चाहिए, उसको मशीनरी तो चाहिए। वो अगर लाता है तो उस पर कर्जा चढ़ता है। उससे किसान इसलिए बच सकता है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको जो खेती बाड़ी की मशीनरी है वो विदाउट कॉस्ट यानी किसी किराए के लिए उनको प्रोवाइड कराई जाए। पंजाब के गायक कलाकार अपने वीडियो के जरिए इन बातों का जवाब देने लगे हैं कि किसानों को आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है। कंवर ग्रेवाल का यह नया वीडियो आप सुन सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं हैं। यह दिन आ गया गोदी मीडिया के कारण। और हां, किसान कहते हैं कि हमें अंग्रेजी भी आती है। इस वीडियो के जरिए कंवर ग्रेवाल उस खूबसूरत एकता की तस्वीर बना रहे हैं जिसे गोदी मीडिया ने तार तार कर दिया था। अलग अलग किसान यूनियनों के झंडे दिखेंगे, छात्र संगठन दिखेंगे, खालसा एड दिखेगा, मुसलमान खाना परोसते हुए दिखेंगे, निहंग भी दिखेंगे, लड़कियां भी दिखेंगी, औरतें भी। जवानी के गाने में बुजुर्ग भी हैं। कंवर ग्रेवाल गा रहे हैं कि कोई हमें आतंकवादी कहता है, कोई अलगाववादी कहता है। दरअसल ऐसा कहने वालों को नानक के ख्वाब से डर लग जाता है। उठी लहर कल्ला कल्ला नौजवान उठिया, अज पिंड पिंड विचों है तूफान उठिया। उठी लहर कल्ला कल्ला नौजवान उठिया, अज पिंड पिंड विचों है तूफान उठिया। अज जंग जदों छेड़ी जेड़े कहंदे सी नशेड़ी होए, हुण जंग जदों छेड़ी जेड़े कहंदे सी नशेड़ी, अज ओही बंदा तैनू साफ साफ करदा। जिंदाबाद नी जवानी मान तेरे उत्ते सारा ही पंजाब करदा। जिंदाबाद नी जवानी मान तेरे उत्ते सारा ही पंजाब करदा। जिंदाबाद नी जवानी
तो इस गाने के यही बोल हैं कि जो लोग इन युवाओं को नशेड़ी कहा करते थे वही लोग अब इन युवाओं को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि ये अब लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रॉलियों में गुड़ भरकर लाए हैं, बिना फैसले के नहीं जाएंगे। 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने कहा है कि वे 12 और 14 दिसंबर के किसान आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। किसान आंदोलन हर दिन साहस का एक नया प्रदर्शन कर रहा है, विस्तार कर रहा है। टीकरी बॉर्डर से आगे रोहतक के रास्ते पर मानवाधिकार दिवस पर हाथों में ये पोस्टर उन लोगों के हैं जिनका नाम आते ही गोदी मीडिया आक्रामक होने लगता है, उसे मौका मिलता है। भीमा कोरेगांव केस से लेकर दिल्ली दंगों में कथित रूप से आरोपी बनाए गए इन लोगों में से कईयों को कई महीनों और साल से जमानत नहीं मिली है। इन सभी विचाराधीन कैदियों की रिहाई की मांग की गई। पंजाब किसान यूनियन के सुखदर्शन नट ने कहा कि किसी को भी गलत तरीके से फंसाकर जेल भेजा गया है, हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। पंजाब से आई महिला किसानों ने इनकी तस्वीरों को पोस्टर बना हाथों में उठा लिया। वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, गौतम नवलखा, सुरेंद्र गाडलिंग, खालिद सैफी, स्टैन स्वामी, गौतम गिलानी, नताशा नरवाल, देवांगना कालिता। नताशा नरवाल के पिता महावीर नरवाल को किसानों ने मंच पर भी बुलाया। अडानी का नाम क्यों लेते हो? वो इसलिए ले रहे हैं ना जी, जो कॉरपोरेट घराने हैं उन्होंने पहले ही सरकार से सारी सेटलमेंट करके और सरकार को एक किस्म के कब्जे में कर लिया और उनसे मुनाफा परे सीधे लेकर के और किसानों पर ऐसे कानून थोपने की कोशिश में है सरकार कि किसान कॉरपोरेट घरानों का दास बन जाए और उनकी मर्जी के मुताबिक खेती में भी उनका पूरा हस्तक्षेप हो, वो कहे उस प्रकार हो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो और कोई बड़ी कंपनियां हो, वो देश में अपना कब्जा करना चाहती है। अब हम बात करेंगे एक प्रचार युद्ध की। भारत सरकार और बीजेपी बार बार एक पोस्टर ट्वीट कर रही है जिसमें लिखा होता है कि इस साल धान की खरीद अधिक हुई है और जितनी खरीद हुई है उसमें से सबसे अधिक पंजाब से खरीद हुई है, 60% करीब। क्या इसका संबंध आंदोलन से रहा होगा? क्या सरकार जानती थी कि पिछले कुछ महीनों से पंजाब में क्या चल रहा है? तो इसे काउंटर करने का एक अच्छा तरीका है कि धान की खरीद बढ़ा दी जाए। इसके बाद भी क्यों नहीं आंदोलन शांत हुआ? पंजाब से धान की खरीद अगर ज्यादा हुई है तो क्या हरियाणा और तेलंगाना में कम खरीद हुई है? कृषि मंत्री अपने ट्वीट में यह क्यों नहीं बताते कि इस साल पंजाब की तरह हरियाणा और तेलंगाना से भी धान की खरीद अधिक हुई है? अगर हुई है तो यह वो पोस्टर है जिसे कृषि मंत्री ने ट्वीट किया था। लिखा है कि कृषि सुधार कानूनों के बाद देश में धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है। अब तक 65,111 करोड़ रुपए मूल्य के धान की सरकारी खरीद हो चुकी है, जिससे लगभग 35 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। फिर भी आंदोलन जारी है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। इसमें विस्मय या चकित होने की बात नहीं है। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि इस साल 345 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है, जिसमें से 202 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद अकेले पंजाब से हुई है। और यह भी बताया गया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक 22% अधिक धान की खरीद हो चुकी है। क्या वाकई ये कोई नया रिकॉर्ड है? कृषि मंत्री ने धान का डेटा दिया है, लेकिन सरकारी वेबसाइट पर आपको चावल का मिलेगा। इसे लेकर कंफ्यूज मत होइए। भारत सरकार के मानक के अनुसार 1 क्विंटल धान में 67 किलोग्राम चावल होता है, तो आप चावल से धान और धान से चावल का हिसाब किताब निकाल सकते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरह ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी 5 दिसंबर की बातचीत से पहले ऐसा ही कुछ ट्वीट किया था। क्या हर साल भारत में होने वाली खरीद में पंजाब का हिस्सा 60% होता है या इसी साल हो गया? अब एक डेटा देखें तो पता चलेगा कि क्यों इस साल पंजाब से धान की डबल खरीद हुई है। हमने FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इस साल की अब तक की चावल की खरीद का डेटा चेक किया है। इस साल 231 लाख मीट्रिक टन की सरकारी खरीद हुई है, उससे अधिक। इसमें से 135 लाख मीट्रिक टन से अधिक पंजाब से खरीद हुई है, जो कि कुल खरीद का 58.77% है, यानी 60% वाली बात ठीक है। क्या हर साल इतनी खरीद होती है? 17 मार्च 2020 को लोकसभा में महाबली सिंह के पूछे गए सवाल के जवाब में
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखित तौर पर जवाब देते हुए कहा था कि 2017-18 में 382 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई। इसमें से पंजाब से सबसे ज्यादा 118 लाख मीट्रिक टन चावल यानी कुल खरीद का 31%, 60% नहीं। 2018-19 में 448 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया। इसमें से 114 लाख मीट्रिक टन पंजाब से था यानी 25.5%। 2019-20 में 416 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई। पंजाब से फिर 114 लाख मीट्रिक टन ही खरीदा गया। ये कुल खरीद का 27.4% है। तो इस हिसाब से देखें तो पंजाब में पिछले 3 साल में 27 से 31% चावल की खरीद हुई। इस बार 60% धान खरीदने का दावा सरकार कर रही है। क्या यह डबल खरीद इसलिए हुई ताकि वहां हो रहे किसान आंदोलन की मांग को काउंटर किया जा सके? पंजाब के किसानों के जवाब आपने सुने होंगे। वे यही कह रहे हैं कि 1-2 साल तो खरीद होगी, हम जानते हैं इस साल ज्यादा हुई है, लेकिन धीरे धीरे इस कानून के जरिए बंद होने लगेगी, कमी आने लगेगी। इस बार धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है पंजाब में हर बार की तुलना में, और जितने भी खरीद हुई उसमें से 60% है वो सिर्फ पंजाब से खरीदा गया है धान। तो फिर ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सरकार खरीद तो रही है धान पंजाब में सबसे ज्यादा। अभी तो खरीद रही है। जब ये जो तीनों कानून लागू हो गए उस वक्त एक नई मंडी बाहर बन जाएगी। एक मंडी सरकारी है जो APMC के आधार के आती है। जब दूसरी मंडी बनेगी तो वो 2-3 साल तो जो सरकारी मंडी है उसके ऊपर का रेट देंगे। जब सरकारी मंडी बंद हो जाएगी तो फिर वो अपनी मनमर्जी का रेट देकर किसान की लूट करेंगे और खपतकार की भी लूट करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार है 7 साल में 240% का बढ़ोतरी दाती है, ये हम मान लेते हैं, पर उसमें जो फसल पे खर्चा आता है वो देखा सरकार ने कितना आता है। खाद है जो 365 रुपए का हमको एक 50 किलो DAP मिलता था, वो आज कितने में हो गया? 1400 में हो गया। डीजल हमारे को 40 रुपए मिलता था, आज 75 रुपए हो गया। और कितनी कितनी चीज़ मैं गिनाऊँ जी बहुत ऊपर चले गई है। तो 200 रुपया 8 साल में सरकार ने 7 साल में बढ़ाया, कुछ इसका कोई किसान को फायदा नहीं हुआ, नहीं मिला। अभी देश भर में खरीद की प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये आंकड़े आगे जाकर बदल दिए जाएंगे। तब देखा जाएगा कि पिछले साल की तुलना में इस साल सरकार ने धान की खरीद ज्यादा की है या कम की है। अभी तो आपको यही बताया जा रहा है कि जितनी खरीद हुई है उसमें से 60% पंजाब से है। अब दूसरा सवाल है, देश में अभी तक हुई खरीद का 60% पंजाब से है, तो क्या दूसरे राज्यों में भी खरीद इसी तरह से बढ़ी है? तेलंगाना के अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि धान की खरीद घट गई है। धान का उदाहरण देता हूं। तेलंगाना में पिछले साल 111.26 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक तेलंगाना से इस साल अभी तक मात्र 22.81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। क्या पंजाब में अधिक खरीद की कीमत तेलंगाना को चुकानी पड़ी है? कृषि मंत्री हरियाणा और तेलंगाना में हुई धान खरीद का डेटा क्यों नहीं ट्वीट करते हैं? वहां के किसान भी तो आंदोलन में हैं। आप भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट पर जाइएगा तो पता चलेगा कि सरकार कभी भी चावल की पैदावार का 50% भी नहीं खरीदती है। उसकी खरीद 45% से कम ही होती है। देवेंद्र शर्मा जी को सुनिए। एक बहुत ही अच्छा आंकलन इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अंजू अग्निहोत्री चाबा ने किया है, जहां उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि पंजाब में इस बार क्यों अधिक खरीद हुई है, पैडी की, धान की खरीद ज्यादा क्यों हुई है। उनका ये कहना है, उनका आंकलन ये बताता है कि नॉर्मली पंजाब में 150 लाख टन के आसपास हम प्रोक्योरमेंट करते हैं,
लेकिन इस साल 202 लाख टन पैडी की प्रोक्योरमेंट हुई है पंजाब में। वो इसलिए हुई है कि पैदावार तो बड़ी है पंजाब में, ये तो सब मानते हैं, क्योंकि तकरीबन 6.6 टन पर हेक्टेयर आज पैदावार है पंजाब में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन 40 लाख टन यानी 4 मिलियन टन से भी ज्यादा पैडी जो है वो बिहार और यूपी से पंजाब में लाई जाती है, क्योंकि पंजाब में एमएसपी उस पे मिलता है। बिहार और यूपी में तकरीबन 1000 रुपए या 1200 रुपए पर क्विंटल पर किसान बेचते हैं, और कुछ ट्रेडर्स उनको लाके, जैसे मैंने कहा कि 40 लाख टन से ज्यादा पैडी जो है इस बार यूपी और बिहार से पंजाब में आके बिकी है। कई 100 कई 100 इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुए हैं पंजाब में। कहने का मतलब यह है कि अधिकतर पंजाब और हरियाणा में जो पैडी प्रोक्योरमेंट अब बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अलग अलग देशों से जहां पर कि एमएसपी नहीं मिलता है वहां से लाके पंजाब और हरियाणा में बेची जाती है पैडी। और ये कई सालों से हम देख रहे हैं कि गेहूं और धान जो है वो इन स्टेट से लाके, जहां पर कि एमएसपी का सिस्टम नहीं है, इतना सुदृढ़ नहीं है, वहां से लाकर यहां पर पंजाब में बेचा जाता है। तो इसलिए जो हम देख रहे हैं प्रोक्योरमेंट जो है पंजाब से बड़ी है, हरियाणा से बढ़ती है। जो डेटा देवेंद्र शर्मा जी ने दिया है क्या कृषि मंत्री के पास नहीं होगा? यही बता देते कि पंजाब से जो धान की खरीद हुई है उसमें 6% यूपी और बिहार से लाई गई धान है। तो यूपी और बिहार में पंजाब की तरह मंडी होनी चाहिए कि नहीं, या खत्म कर देनी चाहिए? अगर आपने अपना जीवन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया के राष्ट्रवाद के लिए समर्पित कर दिया है तो आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ तो सोचिए। एक और डेटा दिलचस्प है। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने थे जिस पर राज्य सरकार का भविष्य टिका था। मध्य प्रदेश से केंद्र सरकार हर साल 60 से 65 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करती है। इस साल 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। इस साल पिछले साल के मुकाबले डबल खरीद हुई। क्या इसका संबंध वहां हुए चुनावों से है? आप कहते हैं तो मान लेता हूं कि चुनावों से संबंध नहीं है, किसानों का कल्याण किया जा रहा था। वैसे खुद से की जाने वाली घर की बात में मैं ये कभी नहीं मानूंगा। घर की बात मेरा पर्सनल स्पेस है, आपको एतराज भी नहीं होना चाहिए। मैं कितना भी घर की बात कर लूं, ब्रेक की बात का वक्त आ जाता है। यू गेट माई पॉइंट? ब्रेक के बाद बात करेंगे हिंदी के एक अंतर्राष्ट्रीय और बेहद प्यारे कवि मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल के बारे में बताने का वक्त ही नहीं मिला। दरअसल न्यूज चैनलों के पास कवियों के लिए वक्त होता तो उनकी भाषा इतनी वाहियात नहीं होती। एक दर्शक के तौर पर आप भी जान पाते कि भाषा कैसी होती है, किस लिए होती है। मंगलेश डबराल नहीं हैं, मगर उनकी कविताएं अब भी हैं। मैंने इस कवि को एक पत्रकार के रूप में भी देखा है। जनसत्ता अखबार के छोटे से कमरे में, जिसमें आदमी के बैठने की जगह कम हो गई थी क्योंकि सारी जगह किताबों ने ले ली थी। इस पेशे में मेरी शुरुआत उन्हीं से जुड़ी है। उन्होंने मेरे पहले लेख का संपादन किया, मेरे प्रथम संपादक थे। मेरे जैसे बहुतों का किया, उसे छापा। उनके संपादन के बाद जब रविवारी जनसत्ता में छपता था तो उस पन्ने की चमक हफ्तों आंखों में होती थी। ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं तक। मंगलेश डबराल पहाड़ से उतरे हुए ऐसे कवि थे जिनके जहन से कभी पहाड़ नहीं उतरा। मैदान में पहाड़ चढ़ते थे और पहाड़ में मैदान खोजते थे। उनकी कविताएं आजीवन प्रवास पर रहीं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव के रहने वाले थे। कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण उनकी स्थिति बिगड़ गई और वे नहीं रहे। पहाड़ पर लालटेन और आवाज भी एक जगह है। उनकी कविताओं के बेहद पठनीय संग्रह हैं और भी हैं। संकोची थे, पीछे रहना जानते थे क्योंकि बहुतों को आगे बढ़ाना था। कवि की कविता तो हवाओं के साथ हो लेती है। कवि का कमरा भी पाठक देखना चाहते होंगे। कवि की किताबें और उसका संसार एक छोटे से मकान में आ जाता है। बस वो जो लिख देता है उसे समझने के लिए मैदान की जरूरत होती है।
आप में से बहुत लोग गांव से शहर आए तो अजनबी की तरह देखे गए और शहर से गांव गए तो लाट साहब की तरह। मंगलेश डबराल की कविता आप ही की कविता है। इस कविता का उन्वान है, लौटा मैं इस बड़े शहर में। इस बड़े शहर में रहता मैं, एक आदमी अदना सा था। उस छोटे कस्बे में गया तो पाया, कद मेरा बहुत बड़ा था। सभी देखते नजर उठाकर मुझको किसी बड़ी सी आशा में। मैं भी पता नहीं क्या बोला उनसे, भीषण भरकम भाषा में। वाह वाह सुनते थे मेरी कविता, कहते थोड़ी और पीजिए। बड़े शहर में जब हम आए, कृपया थोड़ा समय दीजिए। मार्ग दिखाते रहें कहा उन्होंने, नतमस्तक हो विदा समय। चला वहां से मैं शर्मिंदा, लगा मुझे खुद से ही भय। फिर गया गांव अपने तो देखा, मुझसे लोग जरा सहमते थे। कैसा दुर्भाग्य मुझे वे सबसे बड़ा मनुष्य समझते थे। तुम तो बड़े बड़ों के संग खाते पीते खूब मजे से रहते होंगे। इतनी अकल कमा ली तुमने, हमें याद क्यों करते होंगे। 20 साल बेरोजगार के छोटा मोटा काम कहीं दिलवाओ। 10 वृद्धों ने कहा कि बेटा ताकत की बढ़िया दवा भिजवाओ। जल्द ही कुछ करने अगली बार, दवा लाने का आश्वासन देकर लौटा मैं इस बड़े शहर में, फिर से नीचा सर कर। एक अच्छा कवि बहुत से अच्छे कवियों को जन्म देता है। एक अच्छा संपादक बहुत से अच्छे पत्रकारों को बनाता है। मंगलेश डबराल को हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि और विदाई। नमस्कार।